वंदे मातरम छात्रों, मैं सुनील कुमार सहारा स्टडी हाई स्कूल में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला पाठ, जो कि आप बहुत ही आसान तरीके से पूरा पाठ सीख सकते हैं और आप नोट्स भी साथ साथ में बना सकते हैं। तो चलिए छात्रों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पिछली कक्षा 9th में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके थे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग जान चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने जाना था, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है कि ऐसे परिवर्तन, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं, आ सकता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो लिख सकते हैं ऐसे परिवर्तन, ठीक है। ऐसे लिखने में टाइम हो जाएगा छात्रों, तो हम बोलते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं छात्रों? उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ें होती हैं। हमें रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे अभिकारक और अभिकारक के साथ साथ उत्पाद। हमें अभिकारक को समझना है और उत्पाद को। जैसे जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो तत्व या यौगिक मिलते हैं, जैसे दो पदार्थ मिलते हैं, दो पदार्थ मिल करके वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो इसमें क्या क्या होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं, देख लेते हैं कि जैसे H प्लस O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, यानी इन दोनों को, ठीक है, मिलाया जाता है, ये दोनों मिलकर के रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, तो छात्रों क्या बनता है? H2O। क्या बनता है? H2O यानी जल बनता है। तो यानी H और ऑक्सीजन ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है। H और O क्या कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और ये जो बना रहे हैं, क्या बन रहा है? H2O यानी जल बन रहा है। हम देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो ये गैसें हैं और जो इनसे नए पदार्थ का उत्पादन हो रहा है H2O, ठीक है। तो इसका गुणधर्म कैसा है? बिल्कुल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग है, ठीक है छात्रों। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों क्या कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और बन रहा है, उत्पन्न क्या हो रहा है? H2O। तो इसमें दो चीज़ें, जो H है और जो O है, ठीक है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको हम छात्रों क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं छात्रों? इनको हम अभिकारक कहते हैं। तो जो जैसे Mg क्या है? Mg प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। तो जब ये रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रासायनिक क्रिया में भाग लेंगे, तो क्या बनेगा छात्रों? MgO बनेगा। क्या बनेगा छात्रों? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग किसने लिया? Mg ने लिया और ऑक्सीजन ने लिया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये ले रहे हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक। तो अभिकारक की हम परिभाषा कैसे लिखेंगे? हम अपने नोट्स में भी बनाते जाएंगे। अभिकारक की परिभाषा होगी, देखिए छात्रों, तो अभिकारक की परिभाषा क्या हो रही है? जैसे लिखा रहा है बे तत्व, ठीक है, बे तत्व एवं यौगिक, या हम इधर लिख सकते हैं बे पदार्थ, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो यानी Mg और O ये क्या कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं जो तत्व या यौगिक या पदार्थ, उनको हम क्या कहते हैं छात्रों? अभिकारक कहते हैं। तो कितना आसान तरीका हुआ ये जान करके कि अभिकारक,
ठीक है ना। तो हम लोग अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। अब इसके बाद Mg और ऑक्सीजन, इन दोनों ने रासायनिक अभिक्रिया की। इनके रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद क्या प्राप्त हुआ छात्रों? MgO, ठीक है ना, MgO। तो जो हमें रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त हुआ है MgO, तो हम इसको क्या कहेंगे छात्रों? इसको हम कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे छात्रों? उत्पाद। तो उत्पाद की परिभाषा यानी वे तत्व या यौगिक, या हम यहाँ पदार्थ भी लिख सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? उत्पाद। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे उत्पाद की? वे तत्व एवं यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। तो छात्रों देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में हमने अभिकारक और उत्पाद कितने आसान तरीका से जाना। ऐसे ही हम आगे वीडियो को पढ़ेंगे और हम समीकरण को भी चुटकियों में बिल्कुल संतुलित करेंगे। तो आगे हम लोग अब देखते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसे में आपको दिखाई दे रहा है, एक एग्जाम्पल लिया गया है। तो इस एग्जाम्पल में लिया गया है कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे छात्रों? अभिकारक कहेंगे। और इससे जो जल बन रहा है, इस जल को हम क्या कहेंगे छात्रों? उत्पाद कहेंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी से समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसको नोट्स भी बना सकते हैं। अब इसके बाद जो रासायनिक अभिक्रिया होती है छात्रों, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग देखते हैं कि इसके प्रेक्षण क्या है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त होता है? मतलब रासायनिक जब अभिक्रिया करते हैं तो जो नेक्स्ट उत्पाद प्राप्त होता है उसमें कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये गैस होती है, लेकिन हमें जल जो प्राप्त हुआ था उसमें हमें पता है कि ये एक अलग से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? देखिए, अवस्था में परिवर्तन क्या हो जाता है? हम लोग जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं छात्रों, तो अवस्था में परिवर्तन भी हो जाता है। क्या हो जाता है छात्रों? अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। और फिर इसके बाद रंग में परिवर्तन। कभी कभी क्या होता है कि जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में जो रंग होता है, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं आयरन, ठीक है ना, क्या देखते हैं? आयरन यानी Fe और प्लस ऑक्सीजन, ये जब Fe, ठीक है ना, Fe और ऑक्सीजन जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हमें एक मतलब आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या में होता है? आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो जो आयरन ऑक्साइड होता है छात्रों, वो कैसे रंग का होता है? एक लाल रंग का होता है। तो हम लोग देखते हैं कि लोहा जब हवा से यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो हमें लाल रंग की जंग प्राप्त होती है। तो ऐसे ही हम जान सकते हैं कि जो अभिक्रियाएं होती हैं, इस अभिक्रिया में हमें क्या मिलता है? रंग में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है जो, ठीक है, पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, ये लिखना है आप लोगों को कि ये क्या क्या है। ठीक है ना, ये अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, गैस का निकास, उत्सर्जन। यानी जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इसमें गैस भी निकलती है। ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, ऊष्मा से या प्रकाश से, किसी भी प्रकार से जो यह अभिक्रिया करेंगे तो गैस का निष्कासन भी होगा। और अब इसके बाद हम देखेंगे तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इनका तापमान जो अलग होता है। और हम लोग जल का देखेंगे, हमारा जल का सामान्य तापमान अलग होता है। तो हमने देखा कि इसमें तापमान में भी परिवर्तन हुआ है। तो ये जो आपको छात्रों मिल रही हैं देखने को प्रेक्षण, तो इन रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण को भी हम आसानी से नोट पर लिख लेंगे और इनको याद कर लेंगे। तो देखिए छात्रों, कितना आसान ये पाठ है। हम लोग अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है रासायनिक समीकरण। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया छात्रों पढ़ ही ली है, जैसे ये दिखाई दे रही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से H+O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, और इससे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा छात्रों? H2O। यानी हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जल प्राप्त होगा। हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? यह एक जल प्राप्त
करेंगे। तो ये है, ठीक है। तो हमने जो ये पढ़ी हुई है, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और ये क्या बना रहे हैं, जल। तो ये क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। और जब हम, ठीक है, इसको सूक्ष्मतम मतलब संकेत में लिख देते हैं तो यह एक क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। तो ऐसे ही हम लोग अब आगे समझते हैं। हमारे लिए अब नेक्स्ट दिया गया है क्या, रासायनिक समीकरण। क्या दिया गया है छात्रों, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को, किसको, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है हम उसे डायरेक्ट हिंदी में नहीं, शब्दों में नहीं लिखते हैं, हम कुछ ऐसे इस प्रकार से उसके जो अंग्रेजी के वर्ड होते हैं उनके द्वारा उसे निरूपित करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित नहीं किया जाता है। रासायनिक समीकरण में उनके अभिकारक एवं उत्पादों को सूत्रों में लिखा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया के छात्रों क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, उत्पाद, जैसे हम लोग अभिकारक और उत्पाद तो समझ गए हैं। अभिकारक यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद जो उत्पन्न होते हैं। तो अब इनको हम किस में लिखते हैं, सूत्रों के रूप में लिखते हैं छात्रों। जैसे, ठीक है, यह हम लोग देखते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया। क्या है छात्रों, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपको ये नोट कर लेना चाहिए कि रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में, ठीक है, संक्षिप्त रूप मतलब जैसे कि लिखा हुआ है मैग्नीशियम, क्या लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो इनसे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा छात्रों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये कितना लिखना हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत बड़ा हो गया। जब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को सूक्ष्मतम रूप से लिखेंगे, किससे लिखेंगे छात्रों, सूक्ष्मतम रूप से लिखेंगे, तो वही क्या कहलाएगी, वो वही कहलाएगा रासायनिक समीकरण। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है और इसका आंसर लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है छात्रों, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन, तो ये क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या लिखी है, एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी है। क्या लिखी है छात्रों, एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। तो इसको हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो हम अभी लिख ही चुके हैं, ठीक है छात्रों, Mg+O, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं, MgO, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो Mg है जो, O है, इनको हम अभिकारक कहेंगे, और MgO है जो, इसको हम क्या कहेंगे छात्रों, उत्पाद कहेंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे सरल तरीका से रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिस प्रकार आपको ये उदाहरण दिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसको ये संक्षिप्त रूप में लिख दिया, ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, ये रासायनिक समीकरण हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब आगे देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि इस रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार से, जो आपको ऊपर लिखी हुई थी रासायनिक अभिक्रिया, उसको हम निम्न रूप से किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है ना छात्रों, कि इसको हम लिख सकते हैं Mg+O। तो ये क्या हो गए हैं, यह MgO हो गया है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया है। तो ये क्या हुआ, एक रासायनिक समीकरण हुआ। तो कितना आसान तरीका से आप जान चुके हैं छात्रों। अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। बहुत जल्दी से आपका कोर्स मतलब पाठ समाप्त हो जाएगा, इतना ही आसान है। आप चुटकियों में सब सीखते जा रहे हैं और यही आपको पेपर में पूछा जाता है। नोट्स मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए। तो अब आप नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपके लिए हेडिंग है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बहुत ही आसान तरीके से आप संतुलित कर सकते हैं।
सबसे पहले हमें कोई एक देखिएगा रासायनिक समीकरण लेना होता है, फिर उसे हमें संतुलित करना होता है। तो देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको नोट्स भी इसकी तैयार करना। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों पक्षों, जैसे हमने जाना दोनों पक्षों का मतलब समझ रहे छात्रों, जैसे Mg, ठीक है ना, और प्लस O, ठीक है, और ये क्या हो गया MgO, ये हो गया MgO। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ तो संतुलित ही है। तो दोनों पक्षों मतलब ये कि ये अभिकारक और एक उत्पाद, ये दोनों पक्षों को इसमें कहा गया है। तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों पक्षों अभिकारक की तरफ व उत्पाद की तरफ तत्वों की मात्रा बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तो क्या बना रहे थे? H2O बना रहे थे। क्या बना रहे थे? H2O। अब हम इन दोनों पक्षों में देखेंगे, ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें बराबर नहीं है। इसमें हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। इसमें जो है ऑक्सीजन का कितना है? 1 परमाणु है, इसमें 2 है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है। तो हमें इसको क्या करना है? बराबर करना है। जब हम इस ऑक्सीजन के को बराबर करेंगे तो इस ऑक्सीजन के में हमें 2 से गुणा करना होगा। जैसे हम यहाँ 2 कर दिए, कितना कर दिया? 2। तो ये ऑक्सीजन का तो जो ये है, ये ऑक्सीजन का तो 2 हो ही गया है, ठीक है, क्या इतना हो गया? 2। इसके साथ साथ हाइड्रोजन के 2 थे, इस 2 और 2 का गुणा हो जाएगा, कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4। तो अब हमें इस हाइड्रोजन के को भी क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। तो इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा? 2। तो 2 इनका हमेशा जो आपको ये 2 दिए और ये हमेशा इनका गुणा होता है। तो 2 2 4, हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो इसमें 2 2, हाइड्रोजन के कितने दिए? 4। ऑक्सीजन के इसमें कितने दिए? 2। तो ऑक्सीजन के ये आगे जो लिखे हैं हाइड्रोजन के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं, तो इसमें कितने हुए? 4। तो हम ऐसे संतुलित करना होता है। तो ये करना बहुत ही आसान है, देखिए मैंने बता ही दिया है। और हम आगे पढ़ते हैं, चरणबद्ध तरीके से भी हम लोग लिखेंगे और करेंगे, ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में एक जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। अर्थात हम अपनी भाषा में समझें तो जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ना तो वो पदार्थ मतलब उनके परमाणुओं की संख्या कम होती है ना अधिक होती है, कैसी होती है? बराबर होती है। तो देखिए जैसे लिखा है, किसी भी रासायनिक, ठीक है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, ठीक है ना, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, यानी जितना होता है उतना ही रहता है। अभिकारकों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जो रासायनिक समीकरण हम संतुलित करते हैं, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद, समझ रहे हैं मेरी बातों को, जो अभिकारक हुए और उत्पाद हुए, उन दोनों के परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर ही होनी चाहिए। तो देखिए छात्रों, हम लोग आगे चलते हैं। अब चरणबद्ध तरीके से हम लोग सीखेंगे कि कैसे, किस प्रकार से हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो सबसे पहले देखिए छात्रों, क्या कर लेना होता है, ठीक है ना। सबसे पहले चरण 1 होता है, तो आप चरण 1 पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हम लोग जल्दी से ख़त्म कर देंगे। कि हम लोग देखो, हमने जल्दी समीकरण में लिख तो जल्दी लिया था, ठीक है ना, कि H प्लस O2 H2 प्लस O2 बराबर क्या बना? H2O, ये बना, जल बना ना, ठीक है। तो इसे हमने आसान तरीके से कर लिया था, ठीक है, लेकिन इसे संतुलित करना था, तो संतुलित तो आसान तरीके से कर लिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे आगे, ये सिर्फ समीकरण का ढांचा है एक प्रकार से, ठीक है, और फिर बाद में हमें संतुलित करना होता है। तो इसके नियम क्या है? पहला चरण क्या है छात्रों?
इसका जो पहला चरण है लिखा है रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में कर देना चाहिए। जैसे ठीक है, पहला यही है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का ये चरण पहला है कि हमें जो रासायनिक समीकरण है उसको बॉक्स में, जैसे ये H2 ये लिख दिया हमने बॉक्स में कर दिया, ये O2 लिख दिया ये बॉक्स में कर दिया, और फिर इससे अभिक्रिया हुई, जो अभिक्रिया करने पर क्या बना H2O बना, इसको हमने बॉक्स में कर दिया। ठीक है, ये हमें करना है पहले चरण में। और जो हमने ये किया है, ठीक है ना, तो जो बॉक्स में कर दिया हमने, ये जैसे दिख रहे हैं आपको बॉक्स में है, संतुलित करते समय, ठीक है, जो दिख रहा है संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जो हमें संतुलित करना है तो इन बॉक्स के अंदर हम अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, जो भी हम करेंगे बाहर करेंगे। ठीक है, तो पहला चरण हो गया। पहले चरण में हमें क्या लिख लेना है, हमें रासायनिक समीकरण का सूत्र लिख लेना चाहिए, उसे बॉक्स में कर लेना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। एक चरण हो गया ना। ठीक है, अब दूसरे चरण में क्या करना होता है, दूसरा चरण हम लोग देखेंगे। दूसरा चरण भी आसान है। जो दूसरे चरण में दिया गया है रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पादों में, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद, जैसे आपको ये दिख रहे हैं, तो रासायनिक समीकरण में ये अभिकारक दिख रहे हैं और ये उत्पाद दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इस अभिकारक उत्पाद में समीकरण में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की एक सारणी बनाते हैं। तो किस प्रकार की हमें सारणी बनानी चाहिए, तो हम लोग देखते हैं कि एक सारणी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। ऐसे हम कुछ इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे और फिर इसमें हमें 3 बॉक्स करना है, और हमें इसमें एक में लिखना है तत्व। ठीक है, तो क्या लिखना है तत्व, और हमें जो दूसरे में लिखना है इसमें लिखना है अभिकारक में। ठीक है, अभिकारक के तत्वों की परमाणुओं की संख्या अभिकारक में, ठीक है, जो परमाणु अभिकारक में जो तत्व दिए गए हैं उसके परमाणुओं की संख्या, और फिर इसमें लिखना है हमें उत्पाद के तत्वों की परमाणुओं की संख्या हम लिख लेंगे। अब जैसे किस प्रकार से, जैसे हमने लिखा था जो हमारा रासायनिक समीकरण था H2 प्लस O2, ये रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बना रहे थे H2O, इनको हमने बॉक्स में कर लिया पहले चरण में। ठीक है, पहला चरण क्या है कि जो रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद हैं इनको हमें बॉक्स में कर लेना है और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। अब हमने दूसरे चरण में क्या की, एक सारणी बना ली। सारणी में हमने तत्व लिखे, इसमें कौन कौन रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 ही तत्व तो है, एक H है और एक O है। ठीक है ना, एक O है ऑक्सीजन, ये दोनों ही है। हमने ये यहाँ पर जो O2 लिखा है हमने, ये O2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे अभिकारक में, तो ये अभिकारक ये अभिकारक, इसमें अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है 2 है, 2 लिख लेंगे, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है 2 है, 2 लिख लेंगे। अब इसके बाद हम उत्पाद में आ जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है 2 है, तो हम 2 लिख लेंगे। अब ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, यहाँ कोई संख्या मतलब गिनती नहीं है, तो यहाँ 1 माना जाता है कि 1 है। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं हमारी सारणी बना ली। ठीक है, तो ये सारणी हमारी हो जाएगी किस चरण में, ये सारणी हमारी द्वितीय चरण में होगी। ऐसे ही सारणी बनाना है। ठीक है, अब ये हमारे 2 चरण हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमें, आगे हम लोग देखते हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण में दिया गया है, इस चरण में सबसे अधिक परमाणु वाले अभिकारक या उत्पाद में उच्च तो गुणांक लगा कर के संतुलित कर लेना है। ठीक है ना, तो हम अब इसमें देखेंगे जो कि अभिकारक और परमाणुओं की जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या होगी हमें उसको क्या कर लेना है, संतुलित कर लेना है। तो हमारी जो सारणी थी छात्रों, इस प्रकार की सारणी थी, तो इसमें हाइड्रोजन यहाँ थे, ठीक है, ये तत्व थे, ये अभिकारक और ये उत्पाद। ठीक है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 1 थे। तो अब हम देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा वाला है जो देखेंगे, इसमें देखिए ये H है, जो H तो समान है, हमें इसको कुछ नहीं करना है, दोनों हाइड्रोजन के समान है। अब इसके बाद हम ऑक्सीजन को देखेंगे, किसको देखेंगे,
ऑक्सीजन के इसके 2 हैं तो हमें इसके 2 करना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणांक करना होगा। ठीक है ना छात्रों। हम जब इसमें 2 से गुणा करेंगे, जैसे लिखा है ना H2 प्लस O2, फिर यहाँ H2O बना। ठीक है ना छात्रों। तो हम देखेंगे, हम हाइड्रोजन के दोनों जगह बराबर है, ऑक्सीजन के उत्पाद में 2 है तो हम, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के उत्पाद अभिकारक में 2 है तो हम उत्पाद में भी 2 कर रहे हैं। 2 कैसे करेंगे, हम इसमें गुणा 2 से, यानी इसके आगे यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम आगे 2 लिख देंगे, तो यानी इसका 2 का गुणा हो गया तो बराबर 4 ये हो गए। ठीक है ना, ये सॉरी बराबर कितने हो गए, ये 2 हो गए। तो ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, लेकिन जब हम इसमें यहाँ 2 लिखेंगे, इसमें यहाँ पर जो दिखा रहा है, हम यहाँ जब 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन के 2 और 2 4 हो गए, तो यानी हाइड्रोजन के उत्पाद में भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो गए, 4। जब ये उत्पाद के हाइड्रोजन 4 हो गए तो हमें अभिकारक के भी हाइड्रोजन के 4 चाहिए ना, तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, गुणा हम 2 से कर देंगे। ठीक है ना, तो 4, ये भी 4 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये 4 हो जाएंगे, तो यहाँ हमें 2 कर देना है। ठीक है ना, तो इसमें हमने सभी चरण कर दिए छात्रों। ठीक है, समझाने के लिए। तो इसमें सिर्फ क्या करना था, तीसरे चरण में जिसकी संख्या ज़्यादा थी और जिसकी कम थी, इसको हमें सिर्फ बराबर, जैसे हमने यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का किया था, यहाँ हमें इतना ही करना था। अब आगे चलते हैं चौथे चरण में छात्रों, क्या करना है। चौथे चरण में हमें दिया गया है कि चौथे चरण में जो करना है, इस चरण में सभी तत्वों की परमाणुओं को, ठीक है, को चरण 3 की भांति संतुलित कर लेना चाहिए। तो हमने जैसे 3 में संतुलित किया, ठीक है, जिसकी ज़्यादा थी, इसी प्रकार से हमने देखो 3 में कर तो सभी का लिया, इसी प्रकार से हमें सबको संतुलित कर लेना है। ठीक है, सबको संतुलित कर लिया, तो ये हमारे 4 चरण हो गए। ठीक है छात्रों। फिर इसके बाद 5वां जो चरण है, 5वें चरण में क्या करना है, 5वें चरण में हमें सभी अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, भौतिक अवस्था भी लिखेंगे। जैसे जो पदार्थ ठोस है उसको हम S कर देंगे, यानी सॉलिड। जो L है हम लिक्विड कर देंगे, और जो गैस है हम G कर देंगे, और जो जलीय विलयन है उसको हम AQ लिख देंगे। तो देखिए छात्रों, हमें किस प्रकार से लिखना है, जैसे हम उदाहरण भी दे सकते हैं। उदाहरण क्या होगा, तो जैसे हमारा था H2 प्लस O2, ऐसे H2, ये क्या है छात्रों, सॉलिड है। हम सॉरी, ये छात्रों क्या है, H2 एक गैस है, तो हम इसके पीछे क्या लिख देंगे, G लिख देंगे। क्या लिख देंगे, G। ये इसकी भौतिक अवस्था हो जाएगी। प्लस जो O2 है, O2 भी, यानी ये भी क्या है, गैस है, तो हम इसके पीछे पुस्तक में गैस लिख देंगे, इसकी भौतिक अवस्था हो गई। फिर रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या बना, H2। H2 ये क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है, तो इसके पीछे हम छात्रों क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। क्या लिख देंगे, L। तो इस प्रकार की हम 5वें चरण में भौतिक अवस्था भी लिख लेते हैं। अब इसके बाद छात्रों 6वां चरण होता है। क्षणबद्ध तरीके से हम लोग छात्रों समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। तो अब 6वें चरण में क्या करना होता है, 6वें चरण में हमें संतुलित समीकरण होने के बाद आवश्यक कुछ परिस्थिति, जैसे ताप, यहाँ ताप लिखना था छात्रों, ताप, ऊष्मा और उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के नीचे ऊपर भी लिखेंगे। जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ये तीर का निशान होता है, तो हम इन्हें ताप के द्वारा कर रहे हैं या प्रकाश के द्वारा कर रहे हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर, जैसे ऊष्मा के द्वारा कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर क्या लिखते हैं, हम इसके ऊपर ऊष्मा लिख लेते हैं। तो छात्रों, तो समीकरण को संतुलित करना कितना हुआ आसान, एक बार हम फिर से देख लेते हैं।
बहुत ही आसान हुआ ये पाठ। रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया एवं समीकरण है, तो रासायनिक समीकरण में हम लोगों ने क्या जाना, रासायनिक जो अभिक्रिया है यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। तो फिर इसमें हमें क्या क्या अभिकारक पढ़ना है, उत्पाद पढ़ लिए, ठीक है। हमने ये रासायनिक समीकरण अभिक्रिया पढ़ ली, ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें जो परिवर्तन होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद प्रेक्षण होते हैं, ये 4 प्रेक्षण हैं, ये भी आपको याद करना है। रासायनिक समीकरण हम लोग जानते ही हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, समीकरण में निरूपित करते हैं, यानी संक्षिप्त रूप लिखना। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप लिखना ही छात्रों क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिखाया ही गया है। अब एग्जाम्पल में जो दिखाया गया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब इसको हम समीकरण के माध्यम से इस प्रकार लिख सकते हैं, Mg+O, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं, MgO। तो ये क्या हुआ, रासायनिक समीकरण हुआ, ठीक है। फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमने पढ़ ही लिया है, और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इसको भी हमें लिखना है और याद भी करना है, ये परीक्षा में पूछने योग्य है। और फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के ये चरण हमने जो पढ़े हुए हैं, कितने चरण पढ़े हुए हैं हमने, 6 चरण को पढ़ा है। तो पहले चरण में क्या करना होता है छात्रों, पहले चरण में हमें जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण को लिख करके बॉक्स में कर लेना होता है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। फिर दूसरे में हमें क्या करना होता है कि जो रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पाद हैं, इनके परमाणुओं की संख्या की एक सारणी बना लेनी होनी चाहिए, जैसे हमने बनाई है। फिर तीसरे में क्या होता है, जिसका ज़्यादा होता है तत्व परमाणु की संख्या, उसको समान कर लेना चाहिए। फिर 3 की भांति हमें सभी को समान कर लेना चाहिए, जैसे हमने सारणी में किया था। फिर 5वें नंबर उनकी भौतिक अवस्था लिखनी होती है। 6वें नंबर हमें उसके ऊपर जो आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं, ताप, ऊष्मा, उत्प्रेरक, ये भी लिख लेना होता है। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल सहारा स्टडी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके आगे जो वीडियो आएगी वो भी हम PDF में ऐसे ही आसान तरीके से आपको अगला पढ़ाएंगे, जो कि आपका पाठ खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम आपको इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर और बहुविकल्प भी लाएंगे, जो आपका परीक्षण करेगा।